नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। और आपने पीईटी के एग्ज़ाम से देख लिया होगा कि कहीं भी कोई बेसिक पेपर अब नहीं आता है। जो बच्चे अब तक ये सोचते थे कि ये, मैं शुरुआत से ही कहता रहा हूँ कि बेसिक ज़रूरी है, लेकिन उससे आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। मैं उसी लेवल के क्वेश्चन डालता था, लेकिन कुछ लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताता हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड रहेगा। सभी को, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी को पता था। इसलिए आप केवल ए बी सी डी में ना रहें, उससे आगे बढ़ें। और लेवल के हिसाब से ही हम आपको पढ़ाते हैं। तो उसी लेवल का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा लेवल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर लेमरू-हाथी जो गलियारा है, वहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड के जो कोयला ब्लॉक हैं उनकी नीलामी नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये पर्यावरण का मुद्दा है, तो पर्यावरण जो लेमरू हाथी गलियारा है यहाँ पर उनको जो इश्यूज़ हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर के हैं, तो इसलिए सरकार ने वहाँ पर रोक लगा दी है। 40 कोयला ब्लॉकों पर रोक लगा दी है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कहाँ पर है। अब बात करते हैं लेमरू हाथी अभ्यारण्य है कहाँ। तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में। देखिए, चर्चा में चीज़ें रहती हैं, उनको ज़रूर पढ़ा करो। इस बार देखिए आप पीईटी का पेपर यूपी में जो हुआ है, आप देखिए उसमें जितनी भी करंट आई है टोटल द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से आई है। लगभग लगभग बच्चों से क्वेश्चन हिल तक नहीं रहे, कहाँ से आ गई। भैया आप पढ़ो तो सही, तभी तो आपको समझ में आएगा। चर्चा में है लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये रहा है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ कोरबा में। भारत में हाथी अभ्यारण्य कितने हैं बताइए? ये आ सकता है आपको। देश में 33 अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य हैं जो 14 राज्यों में फैले हुए हैं। कितने राज्यों में? 14 राज्यों में फैले हुए, आप देख लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाथी अभ्यारण्य कितने हैं देश में। 33 हैं अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य हैं, ये 14 राज्यों में फैले हुए हैं। हाथी परियोजना कब चली? प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992। कब चली थी? 1992। ये प्रोजेक्ट आ जाता है एनवायरमेंट में। आगे देखिए, ये चर्चा में रहा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने संशोधित कम जुर्माना नियमों का एक मसौदा जारी किया है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है? उदारता प्लस। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? उदारता प्लस। यदि आप आगे की परीक्षा अच्छा करना चाहते हैं तो आप ध्यान से इन चीज़ों को देखें। तो उदारता प्लस कार्यक्रम किसने चलाया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। ये याद रखना है। आप इतनी भी लाइन याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में आगे हम जानेंगे। तो उदारता प्लस कार्यक्रम किसका है, एक तो ये याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, इसके बारे में भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी? मार्च 2009 में। प्रतिस्पर्धा आयोग की कौन से अधिनियम से? अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कंपटीशन को बढ़ावा देता। आप खुद सोचिए, यदि प्रतियोगिता होगी बाजार के अंदर तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, उपभोक्ता के लिए अच्छा होगा। यदि ऐसा हो जाए कि केवल कोई कंपटीशन नहीं है, एकल मार्केट स्थापित हो गई है, तो चीज़ें महंगी हो जाती है, उपभोक्ता को काफ़ी नुकसान होता है। तो प्रतिस्पर्धा को, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य है अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पैदा कर बनाए रखना, जो उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करता है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला है जो चर्चा में रहा था, कार्टेलाइजेशन। तो कार्टेलाइजेशन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, आप सोचेंगे कहाँ से आ गया। कार्टेलाइजेशन क्या है? कार्टेल किसे कहते हैं? जिसमें कीमतों को ऊंचा रखने के लिए मिलीभगत करने वाले व्यवसायों का एक समूह होता है। यानी कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो आपस में सलाह कर लेते हैं कि भाई इस वस्तु को हमें ऊंची कीमतों पर बेचना है, कोई भी अपने रेट को डाउन नहीं लाएगा। जैसे आप बाजार में देख सकते हैं, मान लीजिए यूनिटी बना लीजिए कि आलू 40 रुपये को बेचना है, तो सभी 40 बताते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक स्थिति होती है, इसी को कहते हैं कार्टेलाइजेशन। जब कीमतों को ऊंचा बनाने के लिए जो व्यवसायी हैं आपस में मिली भगत कर लेते हैं और उनको, सामान को, कह सकते हैं ना कि कालाबाजारी, इस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं और जो वस्तुओं की कीमत हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। तो इससे संबंधित कार्टेलाइजेशन आपको आए तो ये ध्यान रखना, आप कीमतों को ऊंचा रखना
मिली भगत करने वाले व्यवसायों का, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना। अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी नहीं है खबर, ये अर्थव्यवस्था के लिए खराब रूप में देखा जाता है। जब व्यवसाय एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे, यानी कि जब प्रतिस्पर्धा ना हो, कंपटीशन ना हो, बल्कि कॉपरेट हो, तो उपभोक्ताओं के लिए इसमें हानि होती है। उसके प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। प्रतिकूल का मतलब है कि हमें चीज़ें महंगी मिलेंगी। यदि बाज़ार में सभी बिजनेसमैन ने आपस में यूनिटी बना लेते हैं तो वो हमें चीज़ें महंगी देंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है कार्टेलिसिएशन। आपको समझ में आ गया होगा। एक जो चर्चा में चला था शिशु हाइपोफॉस्फेटेसिया, ये क्या है? तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। शिशु हाइपोफॉस्फेटिफिया के बारे में, फॉस्फेटेसिया, तो ये एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? ये एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है, ये ध्यान रखना है। आनुवंशिक है ये, जिसमें रोगी की जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चा गिर गया, हाथ टूट गए, दांत तो ख़त्म ही हो जाते हैं, दांत बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जिससे कमज़ोर होने से उनका क्या होता है, फ्रैक्चर की स्थिति हमेशा बनी रहती है। दांत तो खत्म ही जाते हैं, बाकी हड्डी वगैरह शरीर की, उसमें क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है। अगर कहें इसके इलाज की बात तो इसका कोई ज्ञात इलाज है नहीं, आनुवंशिक बीमारी है ये, और ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। ठीक है, तो इस बीमारी का ध्यान आपको नाम ध्यान में रखना है, हाइपोफॉस्फेटेसिया। ठीक है, आगे ये तो नाम सुना ही होगा आपने, सीबीआई। सीबीआई तो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि क्या है। तो हाल ही में सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध पर नकेल कसने के लिए एक ऑपरेशन चक्र सेकंड स्टार्ट किया है। तो आपको क्या याद करना है भाई? एक तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर, तुम्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आजकल साइबर अपराध हो रहे हैं, तो इसको नकेल कसने के लिए सीबीआई ने क्या स्टार्ट किया है? चक्र सेकंड। यहाँ पे लिख दिया है ऑपरेशन चक्र। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन चक्र सेकंड किसने चलाया? तो ऑपरेशन चक्र सेकंड किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा। यहाँ बच्चे फंस सकते हैं क्योंकि उसको लगेगा, जब ऑप्शन आते हैं ना तो दिमाग, तो आपको पता ही एग्जाम हॉल में क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है, सीबीआई। इसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। तो सीबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीबीआई क्या है? सीबीआई तो ये ध्यान रखना है, ये वैधानिक संस्था नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। सही है, सीबीआई क्या है? ये जांच एजेंसी है। 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि संविधानेतर संस्था है सीबीआई। संविधानेतर जैसे महिला आयोग, आपका मानवाधिकार आयोग, संविधानेतर संस्था है। इसको जो ताकत है वो कहाँ से मिलती है? इसको जो शक्ति प्राप्त होती है, दिल्ली विशेष पुलिस से इसको शक्ति प्राप्त होती है, अधिनियम 1946 से, सीबीआई को। सही है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तो ये कुछ ही पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, इससे ज़्यादा विस्तार रूप में और भी हम पॉइंट बताएंगे। काफ़ी खास और महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। बेसिक तो देखो मेरा होगा नहीं, बेसिक आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशल जो एग्जामिनर सोचता उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें डालूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।